नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जुलाई में सीटेट एग्जाम होने वाला है। ये मंत्रालय की ओर से खबर आया है कि साल में अब 2 बार आपका सीटेट एग्जाम लिया जाएगा। और मैं आप सभी को बता दूं, बहुत बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि मेरा जो लाइव क्लास है वो 7:30 पर चल रहा है, ट्रिक से और समझ के साथ। और यहाँ पे मेरे चैनल पर पेडागोजी का जो होता है ना, ऑपरेशन चीरफाड़ होता है। तो आप लोग अगर एक बार कर लेते हैं तो डेफिनेट रूप से सीटेट का जो नैया है ना, आपका पार लग जाएगा। मैं यह गारंटी देता हूँ। तो आप लोग रेगुलर लगे रहे और क्लास को जरूर करें, ऑफलाइन की तरह समझ के क्लास को करें। कभी भी आप असफल नहीं होंगे, सफल होंगे। तो आज का जो पेपर है ऑनलाइन एग्जाम पेपर 8 जनवरी 2022 का पेपर मैं लेकर के आया हूँ, ईवीएस पेडागोजी का। और आप सभी को पता है कि भैया कि मेरा पढ़ाने का जो स्टाइल है वह कुछ अलग है। चलिए भैया, प्रथम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। और पेडागोजी का जो प्रश्न होता है वह 76 नंबर से आता है। इसके पहले जो 15 नंबर का प्रश्न पूछता है एनसीईआरटी से पूछता है। तो चलिए पहले 15 नंबर का प्रश्न को कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है और नीचे दिए गए किस देश में व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े। सीधी सीधी बात इसको पूछना चाहिए कि भारत का जो उल्टा देश है उसके विपरीत देश कौन सा पड़ता है ग्लोब पर। तो ग्लोब पर भारत का उल्टा अगर देखा जाए तो आपका अर्जेंटीना होता है। आपका उत्तर यहाँ पे बी पर चला जा रहा है और जिन लोगों ने बी किया सही जा रहा है। और आप लोग कभी भी नंबर दे करके इस प्रकार से उत्तर करें तो पता चलेगा कि आप लोग कौन सा उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि किसी का नेटवर्क स्लो है, किसी का फास्ट है। नेटवर्क तो इतना परेशान करता है कि कोई भाई पैसा आप लोग लगा देते हैं, रिचार्ज लगा देते हैं, लेकिन नेटवर्क काम ही नहीं करता है लाइव के समय में। तो बाद में देखते हुए आप लोग क्लास। चलिए अगला प्रश्न है कि पोचमपल्ली एक शहर है, आपको पता है, जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं और एक विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे वह बुनते हैं पोचमपल्ली कहलाता है। ठीक है भाई, यह शहर जहाँ सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियाँ बनती है किस राज्य का भाग है। तो पोचमपल्ली जो है और कलमकारी दो चीज़ है। पोचमपल्ली कलमकारी पहले आंध्र प्रदेश में हुआ करता था, लेकिन जब से तेलंगाना अलग हटा है ये पोचमपल्ली का जो जगह है वह तेलंगाना में चला गया है। जिन लोगों ने डी किया 62 का सही जा रहे हैं आप लोग, नंबर देकर उत्तर दिया करें। और अभी तक अगर लाइक का बटन नहीं दबाए हैं तो दबा लीजिए। और दूसरा एक और बटन होता है सब्सक्राइब का बटन, बगल में एक होगा यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ, उस सब्सक्राइब के बटन को दबा करके आपके पास एक घंटा होगा, छोटा सा घंटी होगा ना, मंदिर में जिस प्रकार से होता है या कोई भी घंटी होता है साइकिल लोकल का, उस प्रकार से घंटी को दबा लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं लाइव आऊँगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। मेरे को ना बार बार आप लोगों के पास क्वेश्चन लिंक भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कह रहा है कि नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया में कुछ चरण दिए गए हैं जो उचित क्रम में नहीं है। बताइए कौन सा नहीं है। तो सही क्रम वाला को चुनना है हमको। यहाँ पे क्वेश्चन को पकड़ना है कि क्या पूछ रहा है। तो पूछ रहा है कि सही क्रम को चुन करके बताइए कि पहले प्याज में क्या करते हैं उसके बाद क्या करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले प्याज का क्या करते हैं, तो गुड़ाई करना। क्या करते हैं, गुड़ाई करते हैं। गुड़ाई करने के बाद, गुड़ाई मतलब होता है कि जैसे कि प्याज के लिए जो खेत तैयार करते हैं उसको खूब बढ़िया भुरभुरी कर लेते हैं मिट्टी को, उसको कहते हैं गुड़ाई करना या जुताई, आप लोग समझ लीजिए उसको। ठीक है, गुड़ाई करने के बाद उसमें बीज डाल देते हैं। और जब बीज डला गया तो सही आप लोग को पता है, तो बीज डलाएगा तो बीज निकलेगा ऊपर की ओर, तो बीज के साथ साथ खरपतवार भी निकलते हैं, तो खरपतवार को हटा लेंगे। अब भैया खरपतवार जब हट गया तो उसके बाद में क्या करेंगे भैया, प्याज तैयार हो जाएगा। प्याज का जो बीज है तैयार हो जाएगा। तो प्याज को क्या करेंगे, उखाड़ लेंगे। और उखाड़ने के बाद उसमें सूखी सूखी पत्तियां भी रहता है, उस पत्तियां को प्याज के ऊपर सूखी पत्तियां को हटा लेते हैं।
और इसको मार्केट में लेके आप बेच सकते हैं या भोजन में आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो आपका उत्तर जो जा रहा है वह डी पर जा रहा है, सबसे स्पष्ट उत्तर। तो भैया आप लोग बताइएगा कि मेरे चैनल से आप लोग जो तैयारियां कर रहे हैं कैसा लग रहा है, कि ये तैयारी आप लोग को कैसा रहा है, आप लोग बताएं जरूर कैसा लग रहा है। तो मेरे दोस्त, मैं आपको सबसे पहली बात बताऊं कि मेरे यहाँ से पिछला बार जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी ज्वाइन किए हैं, असफल होने का नाम ही नहीं है। एक दो असफल हुए तो कंप्यूटर या टेक्निकल वजह से, जैसे किसी को भैया माउस पकड़ने ही नहीं आए, तो भैया उसको लिए क्या करिएगा, आप कुछ कर पाइएगा नहीं। तो मेरे यहाँ ऑफलाइन क्लास भी चलता है, मैं आपको सूचना दे देता हूँ। 19 में 17 स्टूडेंट सफल हुए हैं मेरे यहाँ से, 19 में 17 स्टूडेंट सफल हुए हैं। तो रिजल्ट भी काफ़ी धांसू आता है हर साल, और इस साल भी आएगा। ऑनलाइन भी व्यवस्था पिछले साल से नहीं 2-3 साल से चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। प्रश्न कहता है क्या, किसी पुस्तक में गोलकुंडा के किले का मानचित्र दिया गया है, और इसमें देखिए सबसे पहली बात समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। तो कह रहा है कि 13.3 सेंटीमीटर, बताइए कितना होगा। तो आप इस प्रकार से गुना कर लीजिए 110 में, और यहाँ से दशमलव उड़ाइएगा तो 10 होगा, और यहाँ पे किलोमीटर में चेंज करना है तो 1000 से भाग करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप गुना भाग की क्रिया करेंगे तो आपका जो उत्तर आने वाला है, यहाँ पे 1000 से नहीं करना है, 100 से करना है, क्योंकि यहाँ मीटर में आएगा, उसके बाद में उसको चेंज किया जाएगा, ठीक है। तो सारा चीज़ चेंज करके आपका जो उत्तर है फाइनली आपका 1.5 किलोमीटर पर चला जाएगा। आप लोग इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। चलिए, हाँ, एक और चीज़ मैं बताऊं कि मेरे यहाँ ऑफलाइन का जो बैच है, लगभग 5 सालों से 5 बैच को मैं भेज चुका हूँ। 5 बैच मेरे यहाँ से ऑफलाइन निकल चुका है, और अब की बार 6ठा बैच आया है ऑफलाइन में। और ऑनलाइन में भैया आप लोग शामिल है, तो आप लोग को भी काफ़ी बेटर तरीका से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। बस सपोर्ट की आवश्यकता है कि अपने दोस्तों को जरूर जोड़िए, है ना। बीच बीच में मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप अपने दोस्तों को जोड़िए जो सीटेट की तैयारियाँ कर रहे हैं, बोलिए यहाँ पे आके पढ़ाई करने के लिए। चलिए प्रश्न पर आते हैं। ये आपका शायद कूट है क्या? हाँ, यहाँ पे आप लोग कूट है, और कूट में सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले कूट को देखें कि लगभग कितना ऑप्शन सही करना है। 3-4 ऑप्शन लगभग आपको सही करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3-4 ऑप्शन जो सही करना है उसको ध्यान से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़े कि नीचे दिए गए कथनों में से अल-बरूनी जो एक विद्वान थे और उन्होंने हमारे देश का भ्रमण 1000 वर्ष से भी पूर्व किया था के बारे में कौन सा कथन सही है। अब अल-बरूनी के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही जा रहा है। 1000 वर्ष पहले जब भ्रमण किए थे तो क्या क्या गुल खिलाए थे उनके बारे में बता देना है। तो फर्स्ट बात यहाँ लिखा हुआ है, वह एक यात्री थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया और जो प्रेक्षण किया उसके बारे में लिखा। ठीक है भाई, ये तो सही बोल रहा है भाई, तो इसको ले लीजिए आप। वह अफगानिस्तान से आया था, तो अल-बरूनी जो था वह अफगानिस्तान से नहीं आया था दोस्तों, ये उज्बेकिस्तान से आया था। ये आपका गलत लिख रहा है तो इसको हटाइए इसको। उन्होंने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने देश से भिन्न लगा, माने अलग लगा हमारे देश में, उसके बारे में लिखा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रेम से सबसे पहली बात, प्रेम बहुत बड़ी चीज़ होती है, प्रेम से क्वेश्चन को हल करें। डी है, उसकी पुस्तकें हम अपने देश के भूतकाल और संस्कृति विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है, मैंने उनका पुस्तक को पढ़ के बहुत सारी जानकारी मिलता है हम लोगों को। ये भी सही बोल रहा है। उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों के तालाब में कुशलताओं का उल्लेख किया। बोले तो हमारे देश में जो लोग तालाब बनाते थे उसके बारे में उस बुक में उल्लेख किया है। किसने? अल-बरूनी ने। कहाँ से था? उज्बेकिस्तान से। तो आपका जो उत्तर जा रहा है सी पर जा रहा है। काफ़ी लोगों ने सी किया, सही जा रहा है भैया आप लोग। अब आपको लग रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूरे ध्यान से करें क्वेश्चन को।
नीचे दिए गए जानवर पर विचार करिए। अब विचार करिए भैया, कौन सा जानवर दिया है? सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल, उसको मगरमच्छ बोलते हैं। निम्नलिखित में वह विशेषता चुनिए जो इन जानवरों में पाई जाती है। बताए, सभी जानवरों में पाई जाती है वही विशेषता आपको खोजना है। तो सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल, जितने भी इसमें जानवर दिए गए हैं सभी के सभी अंडे देते हैं, यही विशेषता है। और जिन लोगों ने बी किया है सही जा रहे आप लोग। यदि आप अहमदाबाद में स्थित है, सुनिए अहमदाबाद यहाँ पे है, तो भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद से दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचा जाए, ठीक है, तो अहमदाबाद से दिल्ली की जो दिशा होगी वह कौन सी दिशा होगी? बता दीजिए आप लोग। गुजरात से अगर दिल्ली की दिशा आपसे पूछा जा रहा है तो कौन सा दिशा होगा? इधर होता है पूर्व, इधर होता है क्या? उत्तर। और मैं कौन सा दिशा बनाया हूँ? ये आपका क्या है? अहमदाबाद है, और ये आपका क्या है? दिल्ली है। तो कौन सा दिशा हुआ भाई? उत्तर पूर्व। बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने उत्तर पूर्व किया सही जा रहे हैं आप लोग। आइए अगले प्रश्न को करते हैं। प्रश्न है कि कोई एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, ठीक है भाई। इस ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में चाल क्या होगी? तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो मैंने लिखा दूरी और समय लिखा कि 2 घंटे में तय करती है। और मीटर प्रति सेकंड की बात करें तो 5/18 से आपको गुना करना पड़ेगा। और 18 से अगर काटते हैं 44 तो 8 मरतबे करता है, और 2 से इसको काटते हैं तो ये 4 मरतबे करता है। और इस दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 4×5 = 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। जिन लोगों ने बी किया सही जा रहे हैं आप लोग। अगला प्रश्न है, मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है, सुनिएगा मजा आएगा क्लास को करके। 76 नंबर से पेडागोजी है, और देखिएगा मैं पेडागोजी को कैसे चीर फाड़ करूंगा आज, ठीक है। चलिए, मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं, त्यौहार मनाते हैं, अच्छी बात है, और एक साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मजे करते हैं, ठीक है, गाते हैं और नाचते भी हैं। तो उस नाच का नाम बताइए जो नाच लोग करते हैं। तो मिजोरम के बारे में आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, चेराव नृत्य। बस कल का ही क्लास जो हुआ था, बस लगभग कल ही क्लास मैंने कराया कि चेराव नृत्य कहाँ का है, और ये जो है क्वेश्चन बैंक में आया है। तो मैं जो भी कराऊंगा आपको सिलेबस से कराऊंगा, आउट ऑफ सिलेबस कभी भी नहीं जाऊंगा, ये बात याद रखिए। पक्षियों की एक स्पीसीज बोले तो प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी, सुनिए बहुत मजेदार चीज है और सुन करके आपको हंसी आएगी। क्या है क्वेश्चन? सुन लीजिए, हमारी भाषा में, अपनी भाषा में सुन लीजिए। मतलब कि उसमें नर पक्षी जो होता है ना, सब नर पक्षी अपना अपना घोंसला बनाता है। सुनिए, सब कोई मिल करके उसका मर्द जो है घोंसला बनाया, और उसका जो मादा पक्षी है, महिला पक्षी, जिसको जवन घोंसला पसंद आ गया उसको चुनेगा और उसी में अंडा देगा। अगर उसको घोंसला ही पसंद नहीं है, अंडा नहीं देगी। अगर ये पसंद पड़ गया तो इसी में देगी अंडा। तो जिसका घोंसला पसंद पड़ गया उसमें वो अंडा देगी, अगर नहीं पड़ा तो नहीं देगी भाई। तो ये बहुत बड़ा नखरा है भाई इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार के कौन से पक्षी है जिसमें इस प्रकार का चलता है? तो वीवर पक्षी। बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने बी किया सही जा रहे हैं आप लोग। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अभी जो है हाल ही में है 6, 7, 9, 11। तो इनमें तो भाई अगर देखा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से आपको उत्तर करना पड़ेगा यहाँ पे। तो पहले अगर देखा जाए इस समय में तो 9 है, अभी हाल फिलहाल में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या जो है वो 8 हो गई है। तो इसको देखते रहिएगा, क्योंकि कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, तो गूगल करके तभी सीटेट करके एग्जाम में जाए। नीचे दिए गए, सुनिए, नीचे दिए गए जीवों का क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग में है? बताएं। यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। छिपकली, चमगादड़, बिच्छू,
कलचरी और बिच्छू, ये सब बताना है कि कौन कौन सा क्या है। ठीक है, इससे पहले 1 मिनट का मैं आपको ब्रेक लेता हूँ, लाइन पर बने रहे आप लोग और मेरी बात ध्यान से समझे कि आप लोग यदि हमसे जुड़े हैं तो आपको फुल विश्वास और कॉन्फिडेंस रखना होगा, क्योंकि मेरे यहाँ कुछ अलग मिलेगा आपको। एक सेकेंड, मार्कर का अदला बदली हो रहा है, 1 सेकेंड। अच्छा है, चलिए अब बताना है आपको। 1 सेकेंड मेरे दोस्तों, लिखा क्या है, छिपकली, चमगादड़ और कलचरी और बिच्छू। तो छिपकली जो है वह सरीसृप है, सरीसृप दिया हुआ है, सरीसृप दिया हुआ है, बाकी सारे ऑप्शन गया काम से। ठीक है, छिपकली, चमगादड़ क्या है, स्तनधारी है, यहाँ स्तनधारी है, ये चमगादड़ पक्षी नहीं है तो ये भी गया काम से। कलचरी क्या है, पक्षी है, पक्षी दे दिया। बिच्छू क्या है, कीट है तो कीट दे दिया। तो जिन लोगों ने भैया डी किया सही जा रहे हैं आप लोग। अगला प्रश्न, मजा आएगा और डिफिनिट रूप से आपको मजा आएगा, समझे। चलिए अगला प्रश्न है कि आर्यनाथ एक सपेरा है, जब वह अपना वाद्य यंत्र बोले तो बीन बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर सिर इधर उधर घुमाती है। ठीक है भाई, सांप के वाद्य यंत्र पर अनुक्रिया करने का क्या कारण है, जैसे कि सांप कैसे क्यों मुड़ी हिलाते रहता है बीन बजाने पर, बताए क्या कारण है। तो मैं बताऊं, कंपन के कारण हिलाता है, सीधी सी बात है, कंपन के कारण हिलाता है। और क्या चीज का कंपन दोस्तों, तो बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर संचार होता है, जमीन कंपन करता है जिसकी वजह से वह डोलने लगता है। तो जिन लोगों ने भैया यहाँ पे डी किया है आप सही जा रहे हैं। अगला प्रश्न है और सुनिएगा कि 2 छात्र हैं, एक सरवाई। ठीक है भाई, उन्होंने क्या किया, क्लिनिक वृत्ति रिपोर्ट नीचे दिए गए हैं। बोले तो क्लिनिक गया, वहां पे रिपोर्ट क्या मिला कि एक का जो उम्र था 12 वर्ष की स्त्री थी, महिला थी, और उसको हेमोग्लोबिन जो था वह 10.5 ग्राम डेसीलीटर था, जबकि वाई जो एक लड़की थी 10 वर्ष की ही थी और उसका हेमोग्लोबिन जो था वह 12.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर था। तो भैया बताए, ये 12.5 जो होता है वह काफ़ी बेटर माना जाता है, और 12 से अगर कम होता है तो उसको अनीमिया बीमारी पकड़ लेगा, है ना, हेमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। तो 12.5 से अगर किसी को कम है तो समझिए कि उसको एनीमिया की बीमारी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, बताए उत्तर। एक्स को जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रक्तक्षीणता रोग हो जाएगा, जबकि वाई को नहीं, क्योंकि भैया वाई के पास तो 12.5 ग्राम है। ठीक है, तो आपका उत्तर ये हो गया। और अगला प्रश्न है, इसके बाद पेडागोजी का प्रश्न होगा, चीरफाड़ आप लोग भी करिएगा, मजा आएगा। कहता है कि निम्नलिखित का मिलान करिए, स्थान सामान्य घर। तो असम की बात करें तो बांस की बात आता है, बांस पर घर बनता है। तो बांस 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 कहाँ गया, मजबूत बांस के खंभों पर ढालू छतें, ये हो गया भैया। लद्दाख की बात करें और मनाली की और राजस्थान की, तो सबसे पहले राजस्थान की बात कर लीजिए। तो मिट्टी के घर बने होते हैं क्योंकि वहाँ पे गर्मी जो होता है अत्यधिक पड़ता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो क्या होगा, हिमाचल प्रदेश और मनाली, एक सेकेंड कूट है क्या, एक सेकेंड दोस्तों, मैंने क्या बात है फिर से एक बार थोड़ा सा देख लिया जाए। असम खंभे की बात हो बांस की, और राजस्थान मिट्टी की बात हुआ। ठीक है भाई, ये तो अच्छा है। उसके बाद लद्दाख की बात करता है तो लद्दाख में पत्थर के बने घर होते हैं, फर्श जो होते हैं वो लकड़ी की बनी होती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अत्यधिक क्या होता है, बर्फ पड़ता है। मनाली की बात करता है तो मनाली चल जाता है, पत्थर एवं लकड़ी के घर बने होते हैं और ढालू छत बना होता है, क्योंकि यहाँ पे भी अत्यधिक बारिश होती है, बर्फ पड़ता है और वहाँ पे धूप में लोग बैठते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो आपका जो हो जाएगा डी का, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ये हो जाएगा, ज़्यादा दिया है क्या भाई, एक ज़्यादा दिया हुआ है, A B C D
5 तो है। हाउस बोट जो है वह केरला का है दोस्तों। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा है, जम्मू कश्मीर होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक है, 4 उत्तर ही है और हिमाचल प्रदेश एक छूट जा रहा है। 4 उत्तर ही करना है, क्योंकि मेरी बात ध्यान से समझे, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के बारे में कहीं भी चर्चा नहीं हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश में यदि आप हाउस बोट करते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में हाउस बोट नहीं है, जम्मू कश्मीर में है। तो इसको देख करके आप लोग कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अब आपका पेडागोजी शुरू होता है, पूरे ध्यान से पेडागोजी को कीजिएगा। सुनिएगा, एक दूसरे देश से एक नया छात्र आपकी कक्षा में शामिल होता है, ठीक है भाई, जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल है। बोले तो आप पढ़ा रहे हैं, अगल बगल का बच्चा सा बैठल है, एक दूसरे का देश के बच्चा आकर के आपके साथ बैठ गया। आप इसके छात्रों को विविधता का महत्व सिखाने और समावेश का निर्माण करने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। आप कैसे उपयोग करिएगा उस बच्चा का, बताए कैसे उपयोग होगा। तो भैया मैं आपको बताऊं कि स्थानीय छात्र को नए छात्र को बताएंगे और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे नहीं दे करके गलत कर दिया है, क्योंकि भाई कभी भी क्या करना है नहीं करना ही गलत होता है। प्रत्येक बच्चे में घर में प्रचलित व्यवहार में समानताओं और अंतरों के बारे में कक्षा में चर्चा करेंगे कि हम भैया क्या समानता है हमारे देश के लोगों में और ये जो नया बच्चा है इसमें क्या समानता है, चर्चा करेंगे। कक्षा में नए छात्रों के बारे में बताएं, जैसे कि लोग कैसे व्यवहार करते हैं, किसे महत्व देंगे। भाई लोग कैसे व्यवहार करता है इसको बताएंगे, कैसे उसको महत्व देंगे नहीं भाई, तो ये बात गलत है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कक्षा में प्रत्येक छात्रों को दूसरे देश के बारे में अपने दृष्टिकोण, यहाँ अपना वाली बात हो गया, सेल्फिश बात हो गई, इसलिए गलत हो गया। तो जिन लोगों ने बी किया सही जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, सुनिएगा, कहता क्या है कि निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित करता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपका देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है ना, पीएम मान लीजिए, छोड़िए मोदी जी को हटाइए, यहाँ पीएम साहब बैठ करके कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और आप अपने घर में बैठ करके इस कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं। कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप देख पाइएगा वीडियो कॉल। अच्छा छोड़ दीजिए, पीएम साहब को छोड़ दीजिए, आपका कोई दोस्त व्हाट्सएप से कॉल किया, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, वह कॉल काट देगा ताकि आप उससे बात कर पाइएगा, नहीं बात कर पाइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इस पर बनता है। एक है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। अगर आप दोनों आदमी एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो बिना बोले कैसे बात करिएगा। तो बिना बोले एक आता है GIF, है ना, इसमें खुशी, इजहार, दुखी का करते हैं तो GIF यहाँ पे लिखा हुआ है। जिन लोगों ने किया GIF सही जा रहे हैं आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न है, पूरी आसानी से करें, मजेदार तरीका से करें। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। संरचनावादी में सबसे ज्यादा मेल खाता है। तो उनके अनुकूल की पहचान करें कि जानवरों के कानों के तस्वीर का उपयोग करें। भाई कान के तस्वीर का उपयोग करेगा, केवल कान का, क्या पता चलेगा कौन किसका कान है। भाई कुछ कुछ चल जाएगा, कुछ कुछ भाई गायब हो जाएगा। तो ये भाई आउट ऑफ सिलेबस हो रहा है। चलिए, पास के बगीचे के विभिन्न प्रकार के पत्तों को तोड़कर उनकी रूपरेखा बनाएं। भाई आप पत्ता तोड़ने की बात करते हैं तो सबसे पहले बात हो गया कि पर्यावरण को हानि पहुंच गया, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। 1 किलो के विभिन्न संरचनाओं को उपयोग की व्याख्या करने के लिए ग्राफिक आयोजक का उपयोग करें। तो मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से, आज से लेकर के कभी भी व्याख्या की बात करें सीटेट में तो वो जहर का पुड़िया होता है, उसको हटा लीजिए। विभिन्न देश के जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा की पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करें। तो ये यहाँ पे ग्लोब की बात कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, बच्चा सब देख करके बताएगा कि कौन देश कहाँ है। भाई मज़ा आ रहा है ना भाई, एक बार लाइक करें,
दोस्तों को बुलाए। सीटेट का क्लास चल रहा है तो मज़ेदार चलाऊंगा मैं कभी भी, ठीक है। आइए प्रश्नों को करिए। निम्नलिखित में कौन सा सक्रिय शिक्षण में लगे छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? सक्रिय कौन सा होता है? आप क्लास करा रहे हैं, देखिएगा कोई कोई सोते रहता है, कोई कोई किसको खोज देता है, लेकिन उसको नहीं खोजना है। बताइए सक्रिय शिक्षण के लिए सबसे अच्छा उदाहरण बताइए कौन सा होगा? तो छात्र श्याम पट पर लोगों के द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का मानस चित्र माइंड मैप बनाएंगे। भैया माइंड मैप बनाने का काम बच्चों के बना रहे हैं, तो अब वो भी क्या, अपने विचार का। तो बच्चा जब अपना विचार का बना रहा है कुछ तो बहुत अच्छी बात है भाई, अपने से कर रहा है कुछ, ठीक है। तो ऐसा सही बोला है। दो छात्र मिल करके तो कभी भी दो बोले, तीन बोले तो अंक वाली बात 1 2 3 4 वाली बात कभी भी आता है वो गलत जाता है। तो यहाँ भी गलत हो गया। पोचमपल्ली साड़ी के बारे में विशिष्ट वीडियो देखने के बाद छात्रों को साड़ी पर बने विभिन्न चित्रों, देखिए बच्चा को बोल दिए कि पोचमपल्ली साड़ी पर जिस प्रकार का चित्र है उसी प्रकार से बनाओ। तो भैया ये जरूरी है कि केवल पोचमपल्ली के बारे में ही होगा पढ़ाई और बाकी साड़ी बेकार होता है क्या? तो यहाँ भी गलत हो गया। इन छात्रों की इमारत के निर्माण में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के चीज़ों के बारे में श्याम पट पर लिखी जानकारी को लिखते हैं। मेरे दोस्तों कोई भी चीज़ बन रहा है, क्या क्या लग रहा है, नहीं लग रहा है, ईंट लगा, सीमेंट लगा, बालू लगा, भाई बच्चों को यही पढ़ाएंगे क्या? तो ये बात गलत है भाई मेरे दोस्तों। इमारत कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, ये गलत है। तो सबसे बेटर आपका ये बच्चा खुद से कर रहा है। अगला है पाक शास्त्र पर एक पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा प्रमाणिक कार्य है? प्रमाणिक कार्य बताना है तो थोड़ा सा ध्यान देकर उत्तर करना पड़ेगा। प्रमाणिक कार्य बताना है तो कक्षा में छात्रों को वास्तविक सामग्री से सैंडविच बनाकर दिखाना। भैया वास्तविक सामग्री से सैंडविच बनाएंगे खाने वाली चीज, तो प्रमाणिक कार्य नहीं हुआ है। प्रमाणिक कार्य बताना है। प्रमाणिक जो प्रमाण मिला हुआ है सरकार के द्वारा या कोई चीज के द्वारा प्रमाणिक होना चाहिए। छात्रों में गेहूं के आटे से बने व्यंजन की सूची लिखने के लिए कहेंगे, ये भी प्रमाणिक चीज नहीं है। अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने के मेले का आयोजन करना जहां छात्र व्यंजन बनाते और बेचते हैं। तो भैया आग रहित खाना बनाने के बारे में बच्चों को कह रहे हैं, तो इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाल केंद्रित ऑप्शन मारना है और बच्चा के लिए पाकशाला बहुत जरूरी है। तो आपका उत्तर सी पर जा रहा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है काफी लॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं भाई, लॉन्ग से गड़बड़ नहीं, प्रेम से बताना है। क्वेश्चन कहता है क्या कि भावनाओं को साझा करने के बारे में एक अध्यापक में एक छात्र से पूछता है, क्या पूछा भाई, कि आप हमें ईवीएस में भावनाओं के बारे में क्यों सिखा रहे हैं? आप ही का एक बच्चा है, बोल दिया क्यों सिखा रहे हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा उत्तर ईवीएस में पाठ को सिखाने के प्रयोजन में सबसे अच्छा वर्णन करेगा? बताइए कौन सा करेगा। तो हम हर समय अन्य लोगों से बातचीत करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग है, अच्छी बात है भाई। समाज में रहने के लिए अपने और दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है। तो भाई भावना के बारे में बोल रहा है यहाँ पे, और यहाँ भी भावना के बारे में बोल रहा है। तो जब भी क्वेश्चन की बात ऑप्शन में बोले तो 98% तो ऐसे ही सही चल जाता है। और भावनाओं को समझना चाहिए, क्योंकि अगर समाज में रह रहे भावना को नहीं समझेंगे तो भाई भावना निकाल देगा गांव के लोग, है ना। तो यहाँ सबसे बेटर आपका उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सभी प्रश्न जो है ना अपने आप में हीरो है, बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन बड़ा वाला प्रश्न जो होता है वो इजी होता है। पूरे ध्यान से समझे मेरे यहाँ, अगर नहीं समझेंगे तो यही बड़ा प्रश्न वहाँ भी आने वाला है, बहुत दिक्कत हो जाएगी भैया, है ना, बहुत परेशानी हो जाइएगा। हाँ आ जाइए। उजैरा और सहमीर ग्लोब पर विभिन्न देश देख रहा है, ये प्रश्न बार बार पूछता है, रिपीट करता है। उजैरा देखो विभिन्न रेखा देशों के बीच रेखा बनी हुई है, क्या पृथ्वी पर भी ऐसी रेखाएं हैं? मैंने फिगर में देख करके बोल रही है।
समीर होनी चाहिए। एक लड़का बोला कि हाँ होनी चाहिए। पृथ्वी पर देखा है भाई? कहीं नहीं देखा है, ये गलत बात है। इस किताब में भारत के मानचित्र में देखो विभिन्न राज्यों के बीच रेखाएं हैं। उपयुक्त पाठ कक्षा 5 के छात्रों अक्षांश और देशांतर की अवधारणा से परिचित कराने के लिए उपयोग किया गया है। तो इनमें कौन सा प्रश्न उजैरा और समीर रेखाओं को बेहतर ढंग से मदद करेगी? बताए, 82 का उत्तर बताए। अपने अनुसार सड़कों पर सफेद रेखाएं क्यों बनाई जाती है? भाई कहीं पे ये क्यों बनाई जाती है? ग्लोब की बात हो रहा है, देश की बात हो रही है। आप कह रहे हैं कि सड़कों पर जो उजला उजला दोनों तरफ से भी बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? भाई देश की बात हो रही है, यहाँ पे सड़क पर आप आ गए, तो ये तो सबसे पहली बात है, हटाइए इसको। ठीक है, आप ज्यामितियों में बिंदुओं को आरेखित करने के लिए ग्राफिक बुक का प्रयोग क्यों करते हैं? क्यों करते हैं भाई? तो भाई इसमें तो कुछ बोलने वाली बात है कि हाँ क्यों करते हैं बिंदु का, ये तो कुछ सही जा रहा है। फोटो लेते समय आप कैमरा के स्क्रीन के बीच में ग्रिड रेखाएं क्यों नजर आती है? मैंने कैमरा के बीच में कोई एक लाइन क्यों दिखाई देता है? ये कैमरा वाली बात बताइए। विद्यालय में लिखने के लिए लाइनदार कॉपियों का प्रयोग क्यों करते हैं? ये भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे देश की बात हो रही है और वहाँ पे ज्यामितीय बिंदु के बारे में जानेंगे तभी पता चलेगा अक्षांश रेखा और दक्षांश रेखा के बारे में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ऐतिहासिक इमारत विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्य है? बताए कौन सा हो जाएगा इसमें? विद्यार्थी को पता चलेगा कि अतीत में स्मारक के निर्माण के लिए पत्थर का प्रयोग क्यों किया जाता था। भाई क्यों किया जाता था, इसके लिए नहीं होगा। छात्र ताजमहल की एक वास्तुशिल्प योजना को उचित पैमाने पर तैयार करेंगे। छात्र गोलकुंडा के किले में निर्माण में प्रयुक्त किए गए विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। तो मेरी बात ध्यान से समझे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ऐतिहासिक स्मारक, तो गोलकुंडा के किले के निर्माण में जो भी सामग्री लगा है उसको वर्गीकृत करेंगे, सबसे बेटर आपका ये होगा। और गोलकुंडा के किले में आपके एनसीईआरटी बुक में चर्चा किया गया है, सीटेट के सिलेबस में, इसलिए आपका उत्तर सी पड़ गया। देख लीजिए, इतना लॉन्ग क्वेश्चन डाला है, घबराइएगा नहीं। अगर आपके पास प्रेम नहीं है और आपके पास धैर्य नहीं है तो भैया सीटेट में भी लॉन्ग क्वेश्चन डाल देगा, तब भाई तरेगन गिनना पड़ जाएगा। इसलिए समझिए कैसे करना है। चलिए प्रश्न है, सुनिए। कहता है कि मान लीजिए आप एक टीचर है, ठीक है, आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोंद की बड़ी बोतल लेकर के आए हैं आप। बोतल लेकर आने के बाद बोले क्या छात्रों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रयोग कर सके, इसके लिए छात्रों को बताया कि अगर आप गोंद की बोतल खाली कर दो तो नई बोतल नहीं दी जाएगी। माने आप एक गोंद का बोतल लेकर के आए, बच्चा को बोले, सुनिए क्वेश्चन क्या कहता है, ये आई लो बोतल, प्रोजेक्ट बनाओ, गोंद का प्रयोग करो, लेकिन अगर खत्म हुआ तो मैं दोबारा नहीं दूंगा तुमको गोंद का बोतल। तो बताइए कि सीमित मात्रा में उपलब्ध है। ये जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से छात्रों के संसाधन के विकल्प पर विचार करने में मदद मिलेगी? किस पर हो रहा है बात, ऐसा क्यों हुआ? तो आइए डायरेक्ट आंसर को करते हैं। अपनी परियोजनाओं पर काम करने के साथ ही छात्रों को उन विभिन्न सामग्रियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहे जो चिपचिपे हैं। तो जो चिपचिपे रहेंगे उसमें गोंद लगाने की क्या आवश्यकता है, इसलिए इस पर बोला गया है कि हाँ भाई गोंद लो, लेकिन एक बार प्रयोग किया अगर खत्म हो गया तो मैं दोबारा नहीं दूंगा, इसीलिए इस पर चर्चा चल रहा है। आपका उत्तर बी पड़ गया। भैया अगला प्रश्न है, ये आपको काफ़ी छोटा कह सकते हैं सबके सामने में। प्रश्न क्या है कि प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? बताए। तो यह समझने के लिए कि कौन सा तरल तेजी से बहता है और प्रत्येक तरल की बूंद प्लेट पर डालना और प्लेट को तिरछा करना। प्रयोग अगर कर रहे हैं कोई चीज़ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रयोग का निष्कर्ष, तो ये आप प्लेट पर क्या किए, एक तेल डाल दिए,
कितना देर में वो गिरता है नीचे की ओर, एक पानी डाल के। तो इस पर क्या हो रहा है, निष्कर्ष निकाल के बताएंगे, पानी डाल के बताएंगे, तेल डाल के बताएंगे। तो सबसे बेटर तो आपका एक ही लग रहा है, लेकिन अगला भी देख लीजिए। पता लगाने के लिए कि मानव की आँख कितनी दूर देख सकता है, भैया अनंत तक देख सकता है। कोई कोई कम भी देखेगा, कोई कोई ज़्यादा देखेगा, तो इस पर प्रयोग नहीं करना है। कौन सी सब्जी जल्दी खराब हो जाती है, क्या इस पर प्रयोग करिएगा तो आपको 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, 4 दिन में भी कोई कोई सब्जी खराब होता है। इस पर प्रयोग करने वाला बात है नहीं है। अपने जिले में अध्ययन यात्रा पर जाकर पानी के विभिन्न स्रोत का पता लगाना। भाई अध्ययन यात्रा पर जाकर के, मान लीजिए आप कोई चीज़ पानी के बारे में पढ़ रहे हैं तो यात्रा पर जाइएगा तबे पढ़िएगा कि हाँ भाई हम यात्रा पर जाएंगे तब जाके बताएंगे भाई पानी कहाँ कहाँ सूख रहा है, कहाँ कहाँ अच्छा पानी है, ये सब करेंगे नहीं दोस्तों। सबसे बेटर है कि एक स्लाइड पर तेल डाल के देखेंगे और पानी की बूंदे डाल के देखेंगे तो आपका उत्तर ही होगा। अगला है कि रीतियों को विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा आकर्षक या प्रारंभिक उदाहरण के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है। ऋतु के बारे में बताइए कौन सा प्रासंगिक है। तो ऋतु जो है वह तापमान, वस्त्रों, गतिविधियों, पौधे आदि के संदर्भ में ग्रीष्म और शिशिर के बीच के अंतरों का वर्णन करता है। मेरी बात ध्यान से समझे, कभी भी अंतर की बात करता है और वर्णन करने की बात, वह हमेशा जहर का पुड़िया है, गलत होता है। छात्रों को एक टोपी और एक बरसाती, एक स्वेटर दिखाना और उससे पूछना कि इन्होंने इनमें से किसका उपयोग किया है और क्यों किया है, कब किया है। तो इस सबसे बेटर तो ये दैनिक जीवन वाला है कि टोपी का प्रयोग तुम कब करते हो, बरसाती का कब करते हो। तो इससे बेटर क्या है, वर्णन यहाँ गलत गया, ठीक है। और उसके बाद सबसे बेटर आपका जो उत्तर है ना वो बी ही जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न है, सुनिएगा ध्यान से। कहता है क्या आदिगम उद्देश्य बोले तो छात्र संचारी बनाम गैर संचारी रोग की अवधारणा को लागू करने में सक्षम होंगे। तो निम्नलिखित में कौन सा मूल्यांकन प्रश्न का अध्ययन के उद्देश्य का सर्वोत्तम परीक्षण करता है, बताएं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, समझिए क्वेश्चन पहले, ऐसे ही मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। यहाँ लिखा क्या है, संचारी, और यहाँ लिखा है गैर संचारी, माने फैलने वाला रोग और बिना फैलने वाला रोग। तो पहले बताना है फैलने वाला। तो कोविड-19 जो होता है फैलने वाला होता है, उसको मास्क का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मधुमेह जो होता है वह प्रसार नहीं होता है, ठीक है। यही आपका उत्तर होगा। पहले बोला संचारी, तब बोला है गैर संचारी, तो आपका उत्तर ए पर चला गया। अगला प्रश्न है, सुनिएगा ध्यान से। एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न धरोहर स्थलों के बारे में सिखाने और उसकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझाने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना चाहती है। ठीक है भाई, करे। निम्नलिखित में कौन सी तकनीक इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त होगा, बताएं क्या उपयुक्त होगा। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर नहीं दोस्तों, सॉफ्टवेयर से नहीं होने वाला है। एनिमेटेड वीडियो नहीं, अभिसारी वास्तविकता और ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर सबसे पहले हटा ले, वास्तविकता पर जाए आप, इससे बच्चा देखेगा। तो सबसे बेटर आपका उत्तर सी हो जाएगा। अगला है कि एक शिक्षक खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है, सुनिएगा। तो निम्नलिखित में कौन सी खाद्य सामग्री अवधारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। खाद्य संरक्षण समझते हैं, कोई सामान को आप अधिक दिन तक कैसे रख सकते हैं। तो सबसे बात है कि आप पापड़ बना दीजिएगा तो अधिक दिन तक रह जाएगा, चिप्स बना दीजिएगा अधिक दिन तक रह जाएगा, दही से नहीं रहेगा, कच्चा आम से नहीं रहेगा। 2 उत्तर इसमें आपका बन रहा है और आपकी बार सीटेट जो है इस प्रकार के 2 उत्तर दिए थे और उन लोगों का नंबर बढ़ा है, ठीक है। आज का लास्ट प्रश्न है कि सुश्री वैष्णव समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए
पर्यावरण में चीज़ों की अनुनासिकता पर विचार सिखा रही है। निम्नलिखित में कौन सा इस धारणा को समझने में सबसे उपयुक्त है? अनुनासिकता माने आप कोई चीज़ क्या चीज़ पर निर्भर करते हैं। मैंने इसके पहले भी बताया था, इसके पहले भी प्रश्न पूछा था लेकिन वह दूसरे टाइप से था। तो बताए अनुनासिकता क्या होगा? खेल का परित्यात्मक मैदान, कूड़ा एकत्र करने की जमीन, पुलिस, नाई। बताए आप किस पर आश्रय है? तो उसमें था क्या? किराने की दुकान। इसमें क्या होगा? नाई। आप इस पर क्या है? आश्रित है। नाई की दुकान पर क्या है? आश्रित है। आपको केस बाल कटवाने जाना ही पड़ेगा। तो यह आपका उत्तर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। और जिन लोगों ने डी किया है भैया आप सही जा रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, तो आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, और अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए क्यों, और बगल में एक घंटी होगा उसको क्लिक कर लीजिएगा। जब भी लाइव आऊँगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप क्लास कर पाएंगे फ्री में। तो भैया मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।